अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। प्रिमूला फूल की उत्पादन तकनीक पर जानकारी, अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु आम के बाग में कैसे करें अंतर फसली खेती, आधुनिक तरीके से पशुपालन करके लाखों की आय कमा रहे एक सफल पशुपालक का अनुभव। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई विभिन्न फूलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रिमूला फूल के बारे में, जो कि इस फूल की खेती करके हमारे किसान भाई किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन भाटिया। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको सर्दियों में खिलने वाले फूल के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, जिसमें मैं एक पौधा जिसका नाम प्रिमूला है उस पौधे के बारे में बताऊंगी। जो पौधा उस समय में फूल में आता है जिस समय बाकी हमारे पौधों जैसे गमलों में लगे हुए पौधों में फूल नहीं होते हैं। और सबसे अच्छी खासियत इस फूल की ये है कि यह पौधा कम से कम 2 से 3 महीने तक फूल में ऐसे ही रहता है। और इसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, जैसे प्रिमूला ओबकॉनिका, प्रिमूला मेलाकोइडिस, और इसके भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं, जैसे आपका लाइट बैंगनी का रंग है, सफ़ेद रंग है और पिंक रंग है। और इस तरह के पौधे को उगाने के लिए हमें इसे खुले में लगाना इतना उपयुक्त नहीं मानते, क्योंकि जो आपका पाला पड़ता है सर्दियों में, उस पाले की वजह से ये थोड़ा सा इसके पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इसे प्रोटेक्टेड, जिसे हम ये भी कह सकते हैं, किसी पॉली हाउस में या पॉली टनल में अच्छे से लगा सकते हैं, या घरों में भी इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना है। ऐसी जगह में लगाएं जहां पर आपकी लाइट तो उपयुक्त हो लेकिन वो एकदम डायरेक्ट ना हो। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर अगर हम इस पौधे को देते हैं तो यह पौधा बहुत अच्छे से पनपता है। किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने में बीज लगाने की प्रक्रिया की एक विशेष भूमिका रहती है। इसलिए किसान भाइयों को प्रिमूला फूल के बीज को लगाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसके बीज को कैसे लगाते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहूंगी, इसका प्रवर्धन बहुत ही आसान है। इसका प्रवर्धन हम खास तौर पे बीजों द्वारा करते हैं। जैसे आपके मौसमी फूल होते हैं, जैसे आपका पेंजी है और अलग अलग प्रकार के मौसमी फूल है, उसी तरह प्रकार इसको भी हम बीजों द्वारा तैयार करते हैं। और इसके बीज बहुत सूक्ष्म होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। इसलिए हम जब इनको लगाते हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम उसके मिक्सचर में जब उसको बीजों को लगाते हैं तो हम बीजों को सिर्फ रख देते हैं सतह पर, जो आपका मिक्सचर है उसकी सतह पर रख देते हैं, ना कि उसे हम दबाते हैं। अगर हम इसे अपनी सतह से नीचे दबाते हैं तो ये नहीं उगता है। इसलिए हम सतह पर रख के फिर अपने गमले को थोड़ा सा हिलाकर
जोर से हिलाते हैं और उसके बाद जब वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है मिक्सचर से, उसके बाद हम फिर इसको रख देते हैं और उसमें हल्का हल्का पानी का बौछार करते हैं और उसके बाद 30 से 45 दिन के बीच में इसमें पौधा तैयार हो जाता है। अब बात आती है इसके तैयार पौध को लगाने की। तो किसान भाई इसके तैयार पौध को किस तरह के गमले में तथा किस तरह के मिट्टी के मिश्रण का प्रयोग गमले में पौध लगाने के लिए करते हैं, आइए जानते हैं। जब आपकी पौध तैयार हो जाए, जब उस पौधे में 4 से 5 पत्ते आ जाएं, तो समझ लो कि वो पौधा ट्रांसप्लांटिंग मतलब नए गमले में लगाने के लिए उपयुक्त है। तो उसके लिए हमें जो नया गमला हम लेंगे तो उस गमले को लगाने के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि उस गमले में सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि उस गमले में नीचे उसकी सतह पर छेद होने चाहिए, ताकि जो अगर हम पानी एक्स्ट्रा भी दे दें, ज़्यादा पानी भी अगर पौधे में डाल दें तो वो उस छेद के द्वारा निकास आसानी से हो सके। तो उसके बाद हम दूसरी प्रक्रिया करते हैं कि हम नीचे सतह पर उसमें थोड़े छोटे छोटे पत्थर रखते हैं ताकि वो छेद बंद ना हो। फिर हम उसके ऊपर मिक्सचर डालते हैं। खास तौर पे हम मिक्सचर में 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी खाद, रेत और मिट्टी, जिसको हम 1:1:1 रेशो में रखता है, मतलब 3 भाग में करके बराबर की रेशो में उसको हम रख देते हैं। फिर लेकिन आज एक और बात किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि आजकल हम लोग कोकोपीट भी यूज़ कर रहे हैं। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कोकोपीट के बारे में। यह भी हमारा बहुत ही अच्छा ग्रोइंग मीडिया या मिक्सचर है। अगर हम इस कोकोपीट को भी इस मिक्सचर में डालते हैं तो हमारे जो पौधे की जड़ें बहुत आसानी से बढ़ती हैं और पौधा भी बहुत अच्छे से पनपता है। तो हम ऐसे मिक्सचर तैयार करने के बाद हम उसमें पौधा लगाते हैं और पौधे को लगाते समय हमें काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि उनकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और आसानी से उसको लगाने के बाद हम उसमें जब पानी देते हैं तो पानी भी हमें बहुत धीरे धीरे डालना होता है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा ज़्यादा पानी देने से नुकसानदायक सिद्ध होता है, इसलिए हम पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुआई करने मात्र से ही हमें अधिक फूलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए पौधों में समय समय पर संतुलित पोषक तत्वों को देना चाहिए। खाद के तौर पे हम इसमें अगर यूरिया भी डालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और यूरिया हम इसमें डालते हैं 30 दिन के अंतराल में। 30 दिन के अंतराल में अगर हम 3 से 5 ग्राम एक पौधे में यूरिया डाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में हम लोग 2 ग्राम 100 ml पानी में डालते हैं और उसकी स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से पौधे बहुत ही अच्छे से, इनके पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, हरे रंग के, और बड़े भी होते हैं। और यह यूरिया इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ में कई लोग इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे भी करते हैं, जो बाज़ारों में भी आती है, उसकी भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और जब हम इस गमले को लगाते हैं उसके बाद किसान भाइयों, जैसे आप सभी जानते हो, खरपतवार और जिन्हें हम वीड्स भी कहते हैं, वो इसमें हमें समय के साथ साथ समय टू समय उसको हमें निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम सब जानते हैं कि जो दूसरे पौधे जो इसमें लग जाते हैं, खरपतवार लग जाते हैं, वो जो इसका खाद है, जो इसका न्यूट्रिशन है, सब कुछ वो ही ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे अपने पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए समय के साथ साथ हमें वो वीड्स निकालते रहना है। और साथ में इसमें कुछ पीले पत्ते आ जाते हैं, उन पीले पत्तों को भी हमें समय के साथ साथ निकालना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, प्रिमुला फूल के पौधों से अच्छे फूलों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि किसान भाई अपने पौधों को विभिन्न कीट एवं रोगों से मुक्त रखें। तो प्रिमुला फूल के पौधे में कौन कौन से कीट एवं रोग का प्रकोप देखने में आता है तथा इन कीट एवं रोग के प्रकोप से किसान भाई अपने पौधों को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। खास तौर पे इसमें 2 तरह की बीमारियां लगती हैं। जैसे कि एक आपकी कीट पतंगों की अगर बात ली जाए तो इसमें वाइट फ्लाइज, सफ़ेद मक्खी नामक एक इंसेक्ट है जो कि इस पे काफ़ी लगता है। और ये इंसेक्ट क्या करता है कि ये पत्तों का रस चूसना शुरू कर देता है, और इस तरह से पत्तों का रस चूस लेता है कि पूरा पत्ता ही आपका सूख जाता है। इससे हमें निजात पाने के लिए हम लोग यहाँ पर येलो ट्रैप्स का यूज़ करते हैं। येलो ट्रैप्स क्या है कि ये
पीले रंग की एक शीट होती है जिसके ऊपर गम लगा होता है। तो वो गम, उस शीट को हम टांग देते हैं पौधे के ऊपर। तो ये जो वाइट फ्लाइज हैं या सफ़ेद मक्खी है, तो ये मक्खी उसमें चिपक जाती है और इससे हम बहुत ही अच्छे से इस पे निजात कर सकते हैं इस इंसेक्ट से। और किसान भाइयों, एक और इसमें बीमारी आती है जो एक सड़न की बीमारी आती है जिससे जड़ें सड़ना शुरू होती हैं। तो इसके समाधान के लिए पहले तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आप पानी ज़्यादा ना डालें। ज़्यादा पानी डालने से भी वो बीमारी आती है। और दूसरी बात ये है कि जब अगर इसकी सड़न से बचाने के लिए हमें पहले ही इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। जब हम इसका मीडिया या इसका मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसी समय अगर हम डाइथिन, बेविस्टिन की अगर ड्रेंचिंग कर दें, उसकी ड्रेंचिंग हम 0.2% क्वांटिटी में करते हैं। और अगर हम उसकी ड्रेंचिंग अगर हम 15 दिन के अंतराल में भी करते रहेंगे तो ये बीमारी आएगी ही नहीं। तो किसान भाई इस बीमारी से इस तरह से भी निजात पा सकते हैं कि इसके जो पौध है आप कम से कम नहीं तो 4 से 5 रुपए या 6 या 7 रुपए तक का भी एक पौधा बेच सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ही लाभ होगा क्योंकि इसका ये प्रवर्धन बीजों द्वारा बहुत ही आसान है और हजारों के करीब आपके पौधे बन जाते हैं। और अगर इसका पूरा पौधा ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको गमले में भी इसको बेच सकते हैं। जब वो पौधा पूरी तरह से पनप जाता है, जब उसमें फूल आ जाते हैं, तो आप उस पौधे को भी आसानी से बेच सकते हैं जिससे आप 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक का भी इनकम या पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु आम के बाग में कैसे करें अंतःफसली खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं वो इनसे अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु बाग में कौन कौन सी फसलों को अंतः फसल के रूप में किस प्रकार लगाएं, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ के अनुराग सिंह। आम की फसल साल में एक बार आती है तथा आम के पौधों से पौधों की दूरी अधिक होने के कारण उसमें हमारा बहुत सारा क्षेत्र खाली रह जाता है, जिसके कारण किसान को एक खेत से अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता। इसके लिए यदि हम पौधों से पौधों के बीच में जो जगह बाकी रह जाती है उसमें यदि हम कोई सब्जियों की खेती कर सकें तो हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है और साथ ही साल भर हम उसमें लगे रहकर अपने परिवार को सारा लेबर एंगेजमेंट करके उससे अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। आम के बाग में खाली पड़ी जमीन का पूर्ण उपयोग करने के लिए जरूरी है कि आम के वृक्षों के साथ साथ अंतः फसली खेती की जाए। तो हमारे किसान भाई आम के बाग में कौन कौन सी फसलों को उगाकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए जो फसलों का चुनाव करना चाहिए, ध्यान में देने योग्य बातें ये हैं कि जो फसल है उसकी खाद और पानी की आवश्यकता अधिक ना हो और उसकी जड़ें इतनी बड़ी ना हों जो कि आम के पौधे के साथ आपस में कंपटीशन करें। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में गोभी वर्गीय फसलें जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी तथा गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय फसलें जैसे कद्दू, लौकी, कोहड़ा इत्यादि की संस्तुति की है। फसल के चयन के बाद अब बात आती है फसल को लगाने की। तो हमारे किसान भाई फसल को लगाते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों को अमल में लाएं तथा फसल को किस तरह लगाएं, आइए जानते हैं। इसको लगाने के लिए ध्यान में देने योग्य बात ये होती है कि पौधे की छाया क्षेत्र से दूर, पौधे से कतार या पौधों से पौधों की दूरी के बीच आम की छाया क्षेत्र से दूर ही क्यारियां बनानी चाहिए। और हमने ये संस्तुति की है कि आम की फसल में पानी वर्ष भर नहीं चाहिए होता। पानी को हम अलग से रोक के ड्रिप के द्वारा, सिंचाई के द्वारा अलग कर लेते हैं
क्योंकि यदि आम में बौर आने के समय अगर पानी दे दिया जाएगा तो उस बौर का नुकसान हो जाता है। इस नुकसान को बचाने के लिए हमने तो टपक सिंचाई की अलग से व्यवस्था की है, जिसमें हम आम की सिंचाई की पाइप है उसको बंद कर देते हैं और केवल सब्जी की सिंचाई करते हैं। यदि किसान भाइयों के पास टपक सिंचाई की व्यवस्था ना हो तो वो ऐसी व्यवस्था करें कि जो वो पानी दे रहे हैं वो कतार से कतार के मध्य में एक नाली के द्वारा दें, जिससे कि पानी सींच के भी आम के पौधों को ना मिल सके। इससे आम का उत्पादन होने के साथ साथ हमारा सब्जी का उत्पादन भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि यदि हमारे पेड़ बाग बहुत घने हैं तो केवल हम जो छाया में उगने वाली सब्जियां हैं जैसे सूरन है, हल्दी है और अदरक है, इनका उत्पादन ही लें, क्योंकि जो अन्य सब्जियां होती हैं इनको सूर्य के प्रकाश का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश के अभाव में ये सब्जियां छाया में अच्छा उत्पादन नहीं दे सकती। इन सब चीज़ों का यदि किसान भाई ध्यान देंगे तो वे आम के बागों में अंतः फसलों का सफलतापूर्वक उत्पादन कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आधुनिक तरीके से पशुपालन करके लाखों की आय कमा रहे एक सफल पशुपालक का अनुभव। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के युवा किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उसे पूरी मेहनत और लगन से करते हैं और इस वजह से उन्हें सफलता भी मिलती है। ऐसे ही एक युवा है हिसार जिले के मोकलान गांव के सुरेंद्र कुमार। वो कृषि के साथ पशुपालन करते हैं। ये अच्छी नस्ल की गाय पालते हैं और उनकी देख रेख आधुनिक तरीके से करके अच्छी लाखों की आय भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो डेयरी पालन से किस प्रकार से लाभ ले रहे हैं। हिसार के युवा पशुपालक सुरेंद्र कुमार पिछले 7 साल से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में इनके पास 5 गायें थी। इन गायों से मिलने वाले लाभ को देखते हुए इन्होंने इस व्यवसाय को बढ़ाया। तो आइए जानते हैं कि आज इनके पास कितनी गायें हैं तथा इनको इन दुधारू पशुओं से कितनी दूध की प्राप्ति हो रही है और ये इस व्यवसाय से कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मेरे पास अभी है 25 से 30 गायें, जिसमें कुछ बाखड़ी भी हैं, कुछ ताज़ा है और कुछ ब्याने वाली भी हैं। इनकी 30-35 लीटर की कैपेसिटी तो अपने पास है अभी 35 लीटर दूध की हाजत आज के दिन। और सबसे मोटा अंदाजा तो यही एक गाय 500 रुपये तो मिनिमम छोड़ती है। और इनका सारा का आज के दिन सर्दी का मौसम है, उसमें आज भी 1.25 लाख रुपये मंथली इनकम है और गर्मियों में ये 1.5-2 लाख रुपए तक चली जाती है। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए मौसम के अनुसार इनकी देखरेख बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि पशुपालक अपने दुधारू पशुओं का मौसम के अनुसार किस तरह से प्रबंधन करते हैं। रख रखाव के लिए इसको सर्दी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 6 बार बैठी रहो। और गर्मियों के लिए फोगर सिस्टम लगा रखे है, इन फोगरों के कारण इनका बचाव हो जाता है। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दुधारू पशुओं को संतुलित आहार मिलता रहे और इस संतुलित आहार में हरे चारे का समावेश करना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये पशुपालक अपनी गायों के आहार में कौन कौन से अवयवों को सम्मिलित कर उन्हें कितनी मात्रा में देते हैं। गाय को 10 किलो तूड़ी, 20 किलो हरा और जो 25 लीटर दूध देती है उसको 5 किलो टाइम का फीड डालता हूँ और साथ में मिनरल मिक्सचर वो भी डालते हैं। इनके दुधारू पशुओं में जब भी कोई बीमारी या अन्य कोई समस्या देखने में आती है
तो वे पशु चिकित्सक से संपर्क करके उचित समय पर इलाज करवाते हैं। और इनमें मेन समस्या है थिलेरिया की। चेचड़ की वजह से वो थिलेरिया हो जाए, उसमें पशु की अचानक मौत हो जाती है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खून चेक किया और उससे अपने वो बता देंगे इसके थिलेरिया है, तो उसका इंजेक्शन आता है गुटालेक्स, वो लगा दे, उससे कवर हो जाता है। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का भी योगदान रहता है और इस कहावत को सच कर दिखाया है पशुपालक सुरेंद्र सिंह ने। वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी धर्मपत्नी उषा देवी को देते हैं। पति के पशुपालन में सहयोग करती हूँ। पहले दूध हाथ से निकालते थे, ज्यादा दिक्कत हो, समय भी ज्यादा लगता था। अब मशीनों से दूध निकलता है, समय भी बचता है और ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। जी बस दोनों मिलके कर लेते हैं। कुछ मशीनों और डेयरी में सारी सुविधाएं हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये किसान अपने दुधारू पशुओं से दूध निकालने के लिए दूध निकालने वाली मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे समय की बचत के साथ साथ पशुओं के थन भी सुरक्षित रहते हैं। अतः इस मशीन के बारे में इन पशुपालक भाई का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मशीन से तो टाइम की बचत होती है और इस पे एक सरकार की अनुदान राशि भी मिलती है में 50% और कभी कभार 25% भी आ जाती है। और उस मशीन से के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये एक आम धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर भी मशीन से थन खराब होते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे को आज 4 साल होगी मशीन यूज करते हुए। किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा, भैया खेती के साथ साथ पशुओं का भी बिजनेस करे तो उसमें 2 पैसे की आमदनी ठीक होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है झिंझक के कृषक घनश्याम यादव ने। यह गेंदा की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो गेंदे में रोपाई का जो समय है, नवंबर के महीने में रोपाई लगभग हो जाती है और कुछ किसान भाइयों ने जैसे कि अभी इस समय की लेट में भी लगाया है, तो वो लगभग दिसंबर में 15 दिसंबर के आसपास भी गेंदे की रोपाई की है। तो इस समय क्या जो कृषि क्रियाएं हैं, क्या क्या कर सकते हैं किसान भाई, उस पर बात करते हैं। तो ये समय है गेंदे में लगभग खाद और उर्वरक का जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो खाद और उर्वरक में जिसमें कि नाइट्रोजन 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, जिसमें कि बुआई के समय 1/3 नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को दे देना चाहिए। जिसमें कि आप बात करते हैं कि किसान भाइयों ने 1/3 मात्रा तो नाइट्रोजन की जिस समय खेत की तैयारी की होगी उस समय दे दी होगी। तो इस समय किसान भाइयों को चाहिए कि लगभग जो रोपाई के 40-45 दिन के आसपास, 40 दिन के आसपास जब फसल होती 35-40 दिन पे किसान भाइयों को जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वो किसान भाइयों को दे देनी चाहिए, जिससे कि जो फलत है अच्छी आए। ठीक है, इस समय निराई गुड़ाई की पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अमूमन देखने में ये आता है कि किसान भाई सोचते हैं कि ये फूलों की खेती है, इसमें बहुत ज़्यादा निराई गुड़ाई ना की जाए। निराई गुड़ाई अगर किसान भाई करते हैं तो जो फूलों की जो क्वालिटी है, जो साइज है उसका, उसमें बहुत अंतर आता है। तो किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1-2 निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से ज़रूर करें। और इसके बाद जो और दूसरी जो बात है जो अन्य कृषि क्रियाएं में आता है, उसमें किसान भाइयों को सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सिंचाई में अलग अलग समय है। गर्मी के महीने में जो सिंचाई की संख्या लगभग किसान भाइयों जो अंतराल है 5 से 10 दिन के अंतराल पर दे सकते हैं, और जो इस समय सिंचाई की जो समय है 3 से 4 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई जरूर किसान भाइयों को करनी चाहिए, तो जिससे कि जो फूल है वो अच्छा आएगा, खिलेगा। और तुड़ाई के समय किसान भाइयों थोड़ा सा और विशेष ध्यान रखें। उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी
खास तौर से जो गर्मी की फसल है उसमें गेंदे में ज़रूर कीड़ा कुछ आता है, कीड़े की समस्या, सुंडी आती है। तो जब कीड़ा या एफिड या सुंडी का प्रकोप दिखे तो उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि हल्की जो दवा है मोनोक्रोटोफास 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके एक स्प्रे कर दें, जिससे कि जो सुंडी या एफिड है वो ख़त्म हो जाए। और जाड़े की फसल में अधिकतर देखा गया है कि सुंडी का प्रकोप बहुत कम होता है। इसी तरीके से किसान भाइयों को जब तोड़ाई के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा साइज का ग्रेडिंग के हिसाब से कौन सा फूल है जो कि तोड़ाई लायक है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो फूल पूरी तरह से खिल गया है किसान भाइयों को चाहिए उनका चुनाव करके आसानी से पेड़ को ना हिलाते हुए एक हाथ से नीचे पेड़ को, पौधे को पकड़ें, दूसरे हाथ से तोड़ाई करें, जिससे कि फूल भी सुरक्षित टूट जाए और पौधे भी ना हिलें और पौधा भी सुरक्षित खड़ा रहे। किसान भाइयों, इसमें एक चीज़ और जो कि करनी चाहिए आप लोगों को, ख़ास तौर से फूलों की क्वालिटी और उसकी चमक लाने के लिए किसान भाइयों को एक काम और करें अतिरिक्त से, तो जो घुलनशील उर्वरक आता है 0050 पोटास का है, उसको ज़रूर एक स्प्रे अगर लगभग 40-45 दिन के आसपास जब फसल हो जाती है एक स्प्रे अगर कर दें तो निश्चित रूप से जो इसकी जो मात्रा है थोड़ा सा ध्यान रखें किसान भाई, 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके घुलनशील उर्वरक का जो पोटास का इसका स्प्रे कर देंगे तो जो फूलों का साइज और जो शाइनिंग है वो एक अच्छी आ जाती है। तो अतिरिक्त रूप से करें और इसके साथ साथ यही जो कर्षण क्रियाएं थीं जो कि अगर ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हमें फूलों की खेती से, गेंदे की फूल से अधिक से अधिक उत्पादन लेकर के अधिक लाभ कमाया जाए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु आलू की फसल को पाले से बचाने के उपाय। सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाने हेतु किसान कैसे करें चारे को यूरिया से उपचारित। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।